नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और सुबह से लगातार घोसी लोकसभा पे अमर उजाला की ये जो खास चुनावी कवरेज है वो बदस्तूर जारी है। अपने चुनावी रथ को लेकर हम इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत के तमाम राज्यों से आप ये जमीनी रिपोर्ट देख रहे हैं। और आज सुबह से खास तौर पर घोसी लोकसभा से चाहे युवाओं के मुद्दे की बात हो, चाहे चाय पर चर्चा हो, और अब जब वक्त है उस राजनीतिक चर्चा का जहां पर दावों प्रतिदावों की बात होती है, जहां पर तथ्यों की बात होती है, जहां पर मुद्दों की बात होती है, उसे आपके बीच में लाने का। मऊ में हम मौजूद हैं। घोसी लोकसभा का एक हिस्सा है। तीन तरफा लड़ाई यूं तो उत्तर प्रदेश में हर जगह कही जाती है, लेकिन दो प्रमुख पक्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और अक्सर जो हम कहते हैं कि अगर ये एक सदन है तो सदन की एक ऐसी तस्वीर बन गई है जो शायद थोड़ी हसरत सी दिखाई देती है। मेरे दाहिनी ओर इंडिया गठबंधन है, जो अभी मूल सदन में तो बाईं ओर बैठते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि 2024 की तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि ये सब दाहिनी ओर आ जाएंगे। यही वाला कथन सुनकर आधी मुस्कुराहट तो आ गई होगी। और मेरे बाईं ओर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता मौजूद हैं, जो इस गर्मी में लोगों के बीच में जाकर अपने हिस्से का प्रचार कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं, वरना बाद में इस बात का बुरा ना मान जाएंगे हमारे को प्रचार में नहीं कहा। तो दोनों कर रहे हैं। और बड़ी खास बात यह है कि उस पूरी चर्चा से पहले जब ये आसपास बैठते हैं तो ये सब आपस में खूब बड़े मित्र होते हैं। और जब घरों पर भी प्रचार के लिए जाते हैं तो प्रचार में भी हल्का सा व्यंग्य शामिल होता है। जब एक पक्ष किसी घर पर पहुंचता है और अपने हिस्से के मुद्दों को, दावों को रखता है, थोड़ी देर बाद दूसरा ही पक्ष उस घर पर पहुंच जाता है और कह देता है कि पहले वाला जो आया था वो कुतर्क दे रहा था, अब ढंग का तर्क सुन लो। ये अक्सर होता है, लेकिन इन सब के अपने हिस्से के दावे क्या हैं और घोसी में लड़ाई क्या है। एक उपचुनाव ने उत्तर प्रदेश की सियासत में घोसी को बड़ा दिलचस्प बनाया था। उस उपचुनाव के बाद बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन विधानसभा की वो जीत क्या लोकसभा में भी कायम रहेगी? विधानसभा में पलटा हुआ वो पलड़ा क्या लोकसभा में भी कायम रहेगा? पूर्वांचल की हवा किस ओर बह रही है, रोज जब ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अब बात शुरू कर लेते हैं घोसी की। बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करें। और साहब आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि सदन के दाईं ओर जो हो वो अक्सर सत्ता हो जाती है और हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती है कि सत्ता से सवाल खूब कर लो। लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा बेरोजगारी महंगाई है और भ्रष्टाचार। ये मुद्दा इस समय जनता के लिए बड़ी समस्या बन गया है। उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का समर्थन भी मिल रहा है कि नहीं, इस बार हम लोग रोटी को पलटेंगे। रोटी एक ही तरफ रहते लंबे समय तक जल गई है, इस बार इसको हमको पलटेंगे। तो जनता इस बार मन बनाई है इंडिया गठबंधन को हिंदुस्तान के जनादेश देने के लिए। जो आप इंडिया गठबंधन बोलते हैं तो गठबंधन के साथियों से भी सवाल कर लेना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा, रोजगार और महंगाई दो बड़े मुद्दों के साथ जनता के बीच में हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण आपको ये विश्वास होता है कि हाँ, हमारे हिस्से में ही इस बार परिणाम होगा और जैसा उन्होंने कहा कि रोटी पलटेगी? देखिए, इन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है। ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती है। इस मऊ घोसी लोकसभा को कहीं भी कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाता है और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी जिले का विकास हुआ है तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा हुआ है। और आज समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो राजीव राय कैंडिडेट हैं। तो यह निश्चित रूप से कि सर्व समाज का वोट, जो मैं घूम रहा हूं गांव में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्व समाज के लोग अपने सवाल पर वोट कर रहे हैं। नौजवान अपने रोजगार के लिए कर रहा है, किसान अपने सवाल पर वोट कर रहा है, आम आदमी को अपनी अब यह समझ में आ गया है कि वोट का अधिकार अपने सवाल पर करना चाहिए, पार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपने मुद्दे पर वोट करना चाहिए। घोसी में अपने मुद्दे पर वोट पड़ रहा है, इसलिए जीत पर हमको विश्वास है। अपने मुद्दों पर घोसी पर वोट पड़ रहा है, इसलिए जीत पर विश्वास है। यही सवाल जिससे मैं शुरू करना चाहता हूं, उसके बाद इस पूरी चर्चा को और खोलूं, वो ये कि जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, आपके हिस्से के मुद्दे क्या हैं? किन बातों पर आप लोगों को विश्वास होता है, या लोगों के बीच कौन से मुद्दे रख रहे हैं? जो हमने जनता से वादे किए थे उस वादे को हमने 100% पूरी गारंटी के साथ पूरा किया है। वादा नहीं किया है, जो हमने बात किया था उस बात पर हमने पूरे
100% गारंटी के साथ मोदी ने काम किया और इसी मोदी की गारंटी पर आज पूरा देश पुनः खड़ा है तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। दुनिया की कोई ताकत इस बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाली नहीं है। आज पूरे देश में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, आप सभी पत्रकार बंधुए जान रहे हैं 2014 के पहले कैसा भारत था, 2014 के बाद कैसा भारत है, ये किसी से छिपा है क्या? आज जो भी राष्ट्राध्यक्ष विदेश से आते हैं, आकर के मोदी का जो है गेट का दरवाजा खोलते हैं और उसके पहले जो है कोई प्रतिनिधि आ जाता था रिसीव करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को। आज जो देश में आता है, पहले 2014 के पहले जो आते थे तो ताजमहल यहाँ का प्रधानमंत्री घुमाते थे। आज जो आ रहा है भगवान राम के चरणों में साष्टांग दंडवत होता है, काशी विश्वनाथ के शिवलिंग पर जाके मत्था टेकता है। ये बदला हुआ भारत है। आज भारत बदला है और ये लोगों के बीच में आप रख रहे हैं। रोटी पलटने की बात कोई कहता है, हालांकि इस बात को सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, पर बेहतर जानते हैं आप लोग, क्या रोटी सच में पलट रही है इस बार? देखिए, आज की महिलाएं जो हैं रोटी भी सेक रही हैं और वो फ्लाइट भी उड़ा रही हैं, कंधे से कंधा मिला के जवानों के साथ देश की रक्षा भी कर रही हैं। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, रोटी पलटना, वो तो महिलाएं नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस समय भारत में रह रहा है या भारत का शुभचिंतक है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कहीं से भी इफबट हो। और कुछ लोगों के मन में संशय है, दुविधाएं हैं, और वो जो चश्मा लगा के देख रहे हैं शायद वो चीज को देखना ही नहीं चाहते हैं। भारत में आज कितना विकास चल रहा है, जैसा कि अभी भाई ने बताया है कि संपूर्ण विश्व भारतीयों टकटकी लगा के देख रहा है और हम अपने ही लोगों से दूर हो जाते हैं। हम ताजमहल दिखाने तो ले जाते हैं, हम राम के वंशज है ये मानने में शर्म आती है। तो आप ये सोच लीजिए कि जनता क्या सोच रही हो। जनता क्या सोच रही है? अब एक चीज और पूछता हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी ये बताने में कि वोट ट्रांसफर करना है ऐसी सीट पर जहां प्रत्याशी समर्थन में हो, गठबंधन में हो, कितनी मेहनत हो जाती है मूल काडर को ये बताने में कि हमको वोट मत करिएगा, हमारा चिन्ह नहीं है, दूसरा चिन्ह है। कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन कुछ विरोधी दलों द्वारा फैलाया जा रहा है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन है। जिसको वोट देना है उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। और वो एनडीए गठबंधन का जो भी चुनाव निशान होगा, चाहे वो छड़ी होगा तो भी वो उतना ही रिस्पांस देगा जितना कि कमल के फूल को देगा। ये उस भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी के लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन केवल विरोधी दल के लोगों के में है कि लोगों के कंफ्यूजन है। ठीक, अब एक बात पूछ लेता हूं, मैं आप ही पर आना था। पुराने दोस्तों से लड़ाई है, कभी आपके साथ बैठा करते थे, अब खिलाफ हैं, कितनी आसान कितनी मुश्किल? सबसे पहले तो चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे मऊ जनपद में तो कोई लड़ाई नहीं है। आज के डेट में कोई लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू राय 2 लाख से ऊपर मतों से जीत रहे हैं। दूसरी बात, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मेरी गारंटी थी कि मैंने ये किया वो किया, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? अग्निवीर कहाँ से आया? सिलेंडर क्यों महंगा हुआ? लोगों को महंगाई क्या नाम है कि सिलेंडर 1200 रुपया क्यों हुआ? डीजल क्यों हुआ? आज 2 रुपये पर किलोमीटर रोड पे गाड़ियां टोल दे रही हैं। 2 रुपये पर किलोमीटर अगर कहीं जाइएगा तो जोड़ लीजिएगा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सब महंगाई कहाँ जा रही है? हम जनता, आज प्रदेश और देश की जनता सब इनके कारनामों को जान चुकी है। ये अब केवल झूठ का जुमला लेके घूमेंगे, गारंटी देंगे, लेकिन जनता इनसे उब चुकी है। जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव करेगी, लेकिन इनकी जो गारंटी है, बड़ी बड़ी गारंटियों की बात बता दूं कि 2-4 ऐसी गारंटी है कि शाम को कहते हैं कि इस चीज की गारंटी, सुबह वो गारंटी दूसरी तरफ चली जाती है। जैसे अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या नाम है उनका, मुख्यमंत्री वहां के, ऐसे ऐसे लोग तमाम हैं, 22-24 लोग हैं, लेकिन सबका नाम क्या गिना है? ये खरीदते हैं, बेचते हैं, इनका पैसा हो गया। तीसरी बात, कहते हैं कि 14 से पहले क्या हुआ? अगर 14 से पहले कुछ नहीं हुआ था, इन्होंने बेचा क्या? इन्होंने बेचा किस चीज को? एक चीज बता दें कि मैंने बनाया, उसको बेचा। लखनऊ का एयरपोर्ट क्या इन्होंने बनाया था? लखनऊ के एयरपोर्ट को भेज दिया। भेल और सेल और रेल और जितना भी बेचा है, क्या इन्होंने बनाया था? आज कहते हैं कि भाजपा सपा कांग्रेस छोटी पार्टी है, 2 नंबर की पार्टी है, 1 सीट वाली है, 20 सीट वाली है। 14 से पहले अभी 2 सांसद वाली पार्टी थी। इनको 2 सीट वाली सांसद थी। आज विश्व की बड़ी पार्टी है, लेकिन ये भी पता है हम लोगों को, हम लोग जानते हैं, इन लोगों को चश्मा लगाया नहीं दिखेगा। ये आज भी दक्षिणी भारत में आधे पे हम हैं, आधे पे हैं। चलिए,
एक एक करके, हाँ मैं चाह ही रहा था कि कोई जवाब दे दे। बेरोजगारी से शुरू हुआ था और संसाधनों की बिक्री पर खत्म हुआ था। जहां तक बेरोजगारी की बात है, इस देश में जो मूल स्थिति है उस पर कोई बहस नहीं करता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष में 2 करोड़ लोग पैदा होते हैं। बार बार विपक्षी दल यह कहते हैं कि मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही। इस पर कोई डिबेट नहीं करता कि अगर 2 करोड़ हर साल पैदा होंगे तो वो रेशियो बना ही रहेगा, वो बेरोजगारी बनी ही रहेगी। इस पर डिबेट, पॉपुलेशन जो विस्फोट हो गया इंडिया में, उस पर कोई भी विपक्षी दल डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है और ना उस पर कोई मांग करता है। और जहां तक मंदिर की बात है, अगर राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो अफगानिस्तान में नहीं बनेगा। और मोदी ने अगर मंदिर बनाया है तो हिंदुओं के जो आस्था था उसको पूरा देश को स्वीकार करना चाहिए था। इंडी गठबंधन के लोगों को निमंत्रण गया था, राम इनके भी है मेरे भी हैं, इनको वहां जाना चाहिए था। इन लोगों ने उसका बहिष्कार किया। और आज एक व्यक्ति ईमानदार अगर गद्दी पर बैठा है तो उसको हटाने के लिए तमाम जो विपक्षी दल जो आपस में मतभेद रखते हैं, कभी मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी का विरोध कर दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, आज उनके विचार मोदी को हटाने के लिए एक बने हैं और उनको ही लोग हटाना चाहते हैं। तो न यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है और न यहाँ अन्य किसी चीज का, यहाँ मात्र मुद्दा जातिगत व्यवस्था फैला के ये लोग मोदी को हटाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। जो भी इनकी डिमांड होती है, जात व्यवस्था के आधार पर इनके द्वारा टिकट दिया गया और उसके आधार पर जो है ये मतदान को प्रभावित करना चाहते हैं और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये अकाट सत्य है। तो क्या ये जातिगत जो वो बता रहे हैं समीकरण, उसमें क्या थोड़ी कमजोरी आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष ने वो बेहतर साध लिया? देखिए, अभी मुद्दा जो मंदिर का ये बार बार उठता है कि मंदिर बनाए, तो हमने मंदिर से कहीं ज्यादा विश्वविद्यालय बनाए हैं। IIM आप 2014 से पहले 4 IIM था, आज की डेट में 15 IIM है। 390 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक मंदिर बनाए तो 100 विश्वविद्यालय खोले हमने। आप शिक्षा की रेंज में देखिए, बेरोजगारी की बात करते हैं, ये बताइए 2014 से पहले क्या सभी लोग रोजगार में थे? क्या वो रिटायर हो गए 2014 के बाद? सबके घर में आज बिजली है, एक LED बल्ब आया, सबकी बिजली का बिल बच रही है। आज आप देखिए कि जितनी भी डेवलपमेंट है, रोड देख लीजिए, प्रतिदिन 28 किलोमीटर के रेशियो से रोड बन रही है। पहले 2014 में 97,000 किलोमीटर का रोड रेशियो था, आज की डेट में 1,48,000 किलोमीटर का रेशियो है 2023 तक का। आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, आप टोल भी नहीं देंगे, ऐसा पॉसिबल है? कोई भी किसी भी देश में चले जाइए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे बैठे रहिए। कोई आपको घर से बुला के ले आ रहा है कि आप टोल क्रॉस करो, क्यों जा रहे हो आप टोल से बाहर? ठीक है। और एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, मैं आ जाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जो एक बार नहीं बोले पहले उन पर आ जाऊं। अब ये मंदिर का सवाल बार बार उठता है, क्या ये सवाल ऐसा है जो प्रश्न का आप लोग जवाब नहीं देना चाहते, अनुत्तरित रह जाता है? ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका इनका जवाब ना हो। देखिए, मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। ये जो इंडिया गठबंधन है, ये आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता पूरे चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नहीं लेकर जनता के बीच आया कि जिस पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैनिफेस्टो लेके आए हैं, लेकिन जनता का जवाब देने के पास इनके पास कोई जवाब नहीं है। रह गई बात इंडिया गठबंधन की, ये उत्तर प्रदेश की जो सीट घोसी में चल रही है, यह माननीय अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह घोसी लोकसभा चुनाव इस बार नई आयाम देने के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। और जो मंगरू चाचा चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे NDA के गठबंधन के जो राजीव राय जी हैं, इनमें बहुत, इंडिया गठबंधन के जो राजीव राय जी हैं, इनमें कोई तुलना नहीं की जा सकती। मंगरू चाचा अभी मध्यावधि चुनाव में यहाँ भारी शिकस्त लेकर के गए हैं और जनता के बीच जो इनकी आवाज रखी जाती है, जो इनका अपशब्द और जनता और जात बिरादरी पर जो कटाक्ष किया जाता है, उसका जवाब यह घोसी की जनता देने को तैयार है। राजीव राय जी अपनी सौम्यता, अपनी मृदुभाषी और अपनी विद्वत्ता से यह जनता का दिल जीत चुके हैं और इंडिया गठबंधन इस लोकसभा घोसी से चुनाव जीत करके और यहाँ की जनता को अपने सिरों पर बैठाने के लिए तैयार। चलिए, और ये जो बार बार जिक्र आ रहा है, बड़े धीरे से विधानसभा उपचुनाव की तरफ इशारा आ रहा है। विधानसभा का उपचुनाव हुआ, सत्ता में आप लोग थे, लेकिन उसके बावजूद हालत वो नहीं रही जो चाहते थे। अब वही जो विश्वास है वो देखिए वहां इसलिए बढ़ा हुआ है कि विधानसभा में साबित किया, लोकसभा में भी कर लेंगे। ये लोकसभा में नहीं हो पाएगा। विधानसभा दूसरा मुद्दा था, ये लोकसभा है, भारत के लिए चुनाव हो रहा है, मोदी जी के लिए। तो सनातन धर्म का चुनाव है, इसमें नहीं होगा चुनाव, ये जीतेंगे अरविंद राजभर।
वोट ट्रांसफर कराने में दिक्कत तो नहीं? कहीं दिक्कत नहीं, सब जनता जानती है कि छड़ी पोट करना है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बार बार हाँ मैं आता हूँ, बताइए। भारत का नौजवान जो 22 साल का 26 साल में रिटायरमेंट हो जा रहा है और जिसकी भारी आबादी है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कभी गंभीर नहीं हुए कि देश के नौजवानों को हम किस दिशा में ले चलें। आज नौजवान अपने घरों से सीमित संसाधन में निकल करके पढ़ाई के लिए दिल्ली जाता है, लखनऊ जाता है, इलाहाबाद जाता है। आज जब वो पढ़ लेता है, इसलिए उसके अभिभावक पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा जब पढ़ लेगा, उसको डिग्री प्राप्त हो जाएगी तो वो आएगा तो 1 लाख की नौकरी मिलेगी, 50,000 की नौकरी मिलेगी और उसको पढ़ाने में 20,000 रुपया 30,000 रुपया महीना लग रहा है। आज जब वो पढ़ ले रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसके ठेके पे जो है 10,000 की नौकरी मिल रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। इसी को लेकर के जनता इस बार मन बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं तो इसलिए इधर देख रहा था कि हाँ यही कि जवाब कौन देगा। अभी 17-22 के चुनाव में जो ये लाल टोपी लगा करके दंगा फसाद करते थे, और जैसे 27 का चुनाव आया, 6 लेन बनाया मोदी जी ने, योगी जी ने, ये डबल रेलवे का जो है डबलीकरण हुआ, जितना विकास हुआ ये देख कर बौखला गए, लगे झंडा लेके फर्री मारने। जनता की आंख खुल गई कि अरे राम हो राम, अभी तो वही है ये लाल टोपी वाले। फिर इनको जस का तस भेज दिए। और ऐसा नहीं है, आपके गुंडई को ही बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़ा हुए। इतना आतंक था, समाजवादी के जमाने में महिला लुट गई थाने में, सीओ को जिप्सी पर बैठा करके और ले जाकर मार दिए। कितनी हत्याएं होती थी। यही व्यापारी की हत्या चिरैयाकोट में जिस दिन अखिलेश यादव आए थे, लाल टोपी लगा करके विनोद गुप्ता हीरो होंडा एजेंसी मालिक को मारा गया। क्या नहीं हुआ? अभी यही देवरिया में पंडित का आज लोग बड़ी चिंता करते हैं, पूरा परिवार पंडित का साफ कर दिए और अखिलेश यादव आके वहां घड़ियालू आंसू बहाए, पंडित के दरवाजे झांकने तक नहीं गए। आज पंडित के हितैषी हो गए हैं, आज भाजपा के हितैषी हो गए। ओम प्रकाश ने ये कहा, ओम प्रकाश ने वो कहा। टेंट लगाकर, माइक लगवाकर गाली ये दिलवाते, क्योंकि इनके चरित्र में यह है, चरित्र में ही है, उसको बदल नहीं सकते यार। कितनों अगर छछुंदर को बुकवा लगाएंगे सुगंध नहीं आएगी। ये पूर्वांचल में आएंगे तो इतना प्यार तो दिखेगा एक दूसरे के प्रति। आप क्या कह रहे थे? वो आपके भाजपाई मित्र हैं और उन्होंने कहा वो आपके सपाई मित्र हैं। दोनों मित्रों ने जो तारीफ की है एक दूसरे की। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ज्ञानेश हमारे बढ़िया मित्र हैं, ये कभी भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा पे बात नहीं करती कि हमारा घोषणा पत्र क्या है, अब मैं क्या देने जा रहा हूँ। उनका कभी इस पे आप नहीं सुने। इनका ये कभी जो है अपने घोषणा पत्र पे कभी बात नहीं करते। ये जब आएंगे जनता के बीच में उस बात को कहेंगे जो बेबुनियाद बात है, निराधार बात है। उस बात को कि आप लोग की टोपी आतंक का पर्याय बन गई है, बहुत सीधा सीधा ये कह रहे थे। देखिए, ये टोपी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। राम मनोहर लोहिया इस टोपी का जो है ग्रहण करते थे और इसको पढ़ेंगे जब ये सप्त क्रांति उनकी जो किताब है तो ये जान जाएंगे कि टोपी का क्या महत्व है। जो टोपी लगाया नहीं, जो टोपी के बारे में पढ़ा नहीं और जो देश के अंदर कुर्बानियां नहीं दी, हिंदुस्तान की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। अगर योगदान ना है तो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी लोगों का था। ये लोग 75 साल में कहते हैं कि भारत माता की जय, अब पाकिस्तान भारत की बात करते हैं। ये बताइए कि हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने अपने मुख्यालय पे 75 साल में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। हमारी लड़ाई उनसे है कि एक देश, एक राष्ट्र, एक ध्वज होना चाहिए ना। तो ये क्या ध्वज फहराते हैं अपने मुख्यालय पे? क्यों नहीं वो तिरंगा फहराते हैं? चलिए, मैं एक एक करके ये वन ऑन वन ना हो जाए। हाँ ठीक है, अब मित्र ने कहा है तो मित्र को जवाब तो देना है। जवाब देना है। ये वही कश्मीर है, वही हिंदुस्तान है जहां 2014 के पहले सेना के जवान का सिर काट के लोग लेके चले जाते थे, इधर से सफेद झंडा दिखाया जाता। वही भारत है 2014 के बाद घुस करके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, अभिनंदन सकुशल वापस आ रहा है, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा करके भारत माता की जय बोला जा रहा है। क्यों नहीं एक बात कर रहे हैं? असली मुद्दों से भटक करके दूसरे तरफ ध्यान भटका रहे हैं। बेरोजगारी, यहाँ की महिलाएं, लड़कियां, माताएं, बहनें एक एक देखिए रील बना के डाले हैं कि हमने मोदी को
सब्जी और टमाटर के लिए नहीं चुना था, देश के लिए चुना था, महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए चुना था। आज देखिए वो हो रहा है, महिलाएं आगे है, जनता आगे है, कार्यकर्ता नेता बल्कि पीछे है। कार्यकर्ता नेता पीछे, मैं आता हूँ, मैं क्या करके सब पर आता हूँ। हाँ, ये बताइए, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर वस्त्र विहीन लड़कियों को और महिलाओं को घुमाया जा रहा था, इनका कहाँ गया था भाजपा की सरकार? अब बताइए, बोल रहे हैं राम मंदिर पर ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने, शिलान्यास राजीव गांधी ने किया, ताला बहादुर सिंह ने खुलवाया। राम के नाम पर कब तक रोटी सेकते रहेंगे लोग? राम को कब वो ट्रस्ट ने बनवा रहा है, इनकी देन नहीं है मोदी जी की। इतना पैसा था है कि ये तो खुद लूट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। ये कहा जो चमन को जरूरत है, खून कांग्रेस जिन्होंने दिया बाहर है, तो कहते चमन मेरा, हम लोग कदापि इंडिया गठबंधन नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। अब ये दो बातों को और दो विषयों को जो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, महिला सुरक्षा की बात, और उस पर उन्होंने बखूबी जिक्र किया कि उस पर क्या, और दूसरा वो आ गए कि राम मंदिर का इतना जिक्र करने वाले ये भी बता दें कि राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना, तो उसमें पार्टी का क्रेडिट क्या? कोर्ट पार्टी का क्रेडिट क्या है? राम मंदिर पे जब गोली चली थी हमारे कार सेवकों पे, तब क्या उनका दायित्व था? इस बात को सोचने की जरूरत है। और इस बात को जब 92 में एक कांड हुआ था, जिनके साथ हुआ था, जब हमारे कार सेवकों को रोका गया था और ऐसे काम करने से रोका गया था जो उनका अपना है, अपना वजूद है। अरे वो व्यक्ति ही क्या जो अपने वजूद की रक्षा ना कर सके, अस्तित्व की रक्षा ना कर सके, उन्होंने तो रोका, मोदी जी ने बनवाया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट तो अभी 2004 का दंगा किसी को भूला नहीं है, क्योंकि नोटिस नहीं दी गई थी, किसी भी पुलिसकर्मी को यह अधिकार नहीं दिया गया था मुलायम सिंह जी के द्वारा कि आप गोली चलाइए। जनता रोड पे दौड़ रही थी, तो क्यों नहीं थी? और जहां तक कि भी भाई साहब बात करें, बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी पे, बेरोजगारी का मुद्दा है, हम जाते हैं, सुरक्षा उठाए, इसलिए आप पर सुरक्षा का है, महिला सुरक्षा का है। आज की महिला थोड़ा अपने चश्मे को थोड़ा सा उतार दे थोड़ी देर के लिए और 2014 के पहले चले जाएं। यहीं पे हमारे मऊ में ही हम लोगों को भी शायद इजाजत नहीं थी कि हम बाहर निकल सकते थे। आज हमारी महिलाएं, आज हमारी बहनें पढ़ने के लिए भी दूर दूर जा जाती। हमारी अपनी बेटियां हैं, हम उनको अकेले छोड़ देते हैं जाने के लिए। ट्रेन में भी सुरक्षा उनकी अच्छी होती है, रास्ते में भी सुरक्षा होती है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी भाई ने कहा कि हमने टमाटर और प्याज महंगा हो गया और सब्जी महंगी होगी, उसके लिए हमने मोदी को वोट नहीं किया है, हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वोट किए। जब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्र जो है सिर्फ महिला सुरक्षा या पुरुष से नहीं बन रहा है, बेरोजगारी से नहीं बन रहा है। और बेरोजगारी क्या भाई साहब, मैं पूछती हूँ, एक अगर कोई घर में सामान खराब हो जाता है तो प्लम्बर को या फिर आप एसी वाले को फोन करते रहिए, वो नहीं आते हैं। और आप कहते हैं महंगाई की, सबके हाथ में 15,000 20,000 का फोन है, सब लोग जो स्विगी और जोमेटो से मंगा के खाते हैं, मॉल में घूम रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, 200-200 रुपए का बर्गर खा रहे हैं। महंगाई कहाँ है? बेरोजगारी का मतलब इनका सिर्फ इतना है कि इनको सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी अब जब आएगी, जो आ ही रही है, उसके पैमाने पे आप तय उतरेंगे। अब वो घूस वाला जमाना गया कि नीचे से ले लीजिए और ऊपर से आपको मिल जाएगा, अब वो नहीं होने वाला है, लिस्ट जारी होती है। मैं आ रहा हूँ, आपके पर भी आ रहा हूँ जी। नौजवान से पूछिए रोजगार, अरे वहीं जा रहा हूँ प्रभु। हाँ, मैम बोल रहे हैं कि मतलब मेरी बच्ची इलाहाबाद में पढ़ती है, चाहे हर जगह पढ़ती है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे कि नौकरी भी मिलेगी उनको? उन्हीं की बच्ची को पूछ लीजिए कि उनको नौकरी मिलेगी, उनकी बच्ची को नहीं मिलेगा। और भैया बोले कि विश्वविद्यालय खुला है, आप ही बताइए पूरे पूर्वांचल में कोई भी भाजपा पार्टी मतलब विश्वविद्यालय खुलवाई हो तो कोई नाम बता दीजिए, उनसे जाके पूछ के। वो एक चीज जो उन्होंने पूछी वही मैं पूछ लेता हूँ इधर की, रोजगार का मतलब क्या आप लोग के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी होता है? और खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देना है वो जवाब ना, पहले जो बोले वही रट के आना है। हाँ, नहीं रटे नहीं है, हम अपने मन से बोलते हैं, पैसा वाले नहीं हम लोग हैं। अरे पैसा वाले नहीं रटता बाबू, मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब देने के बजाय अगर वो तीसरा ही पॉइंट रह गया, नहीं सुना ना? बोलिए, आप ही बोलिए, मैं बता रहा हूँ जवाब। हाँ, नहीं सुन पाए इसीलिए कह रहा था। अरे तो क्वेश्चन आप ही बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए। मत, बड़े आराम से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि नौकरी का मतलब क्या सरकारी नौकरी ही होता है? नहीं, प्राइवेट भी नौकरी होती है, ठीक है, बट सरकारी नौकरी में जो सुविधाएं होती है, जो पहले जितना मिलती थी अब तो कुछ नहीं मिला। यहाँ तक देख रहे हैं सरकारी हाई स्कूल, इंटर, आईसीसी बोर्ड, इस सब का भी पेपर लीक हो जा रहा है। इसके लिए किसको जिम्मेदार दिया जाए, बताइए आप ही, किसका जिम्मेदार? आप लोग रोजगार बोलते हो तो मैं समझना चाहता हूँ रोजगार से तात्पर्य क्या है, सरकारी नौकरी या नौकरियां? सरकारी नौकरी, मेन तो वही सरकारी नौकरी है। उसके लिए हम लोग जाके तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में पैसा फूक रहे हैं, फ्री फंड का तो पैसा आ नहीं रहा है। क्या बोल रहे? ये बताइए, सरकारी नौकरी क्यों नहीं चाहिए बेरोजगारों को, नौजवानों को? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब सरकारी सुविधा यूज करेंगे और नौजवान सरकारी नौकरी नहीं चाहेगा? एकदम चाहेगा। दूसरी बात, जो महिला बीजेपी की बोल रही थी कि महिला 2014 के बाद आजाद हो गई, 2014 के पहले मुख्यमंत्री मायावती नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं हुई थी, प्रतिभा सिंह पाटिल नहीं हुई थी,
उनसे भारतीय जनता पार्टी से बता दीजिए कि ये सब जुमला नहीं चलेगा। मणिपुर की घटना पूछिए उनसे, बता रहे हैं देश मुक्त हो गया। मणिपुर की घटना जो है नंगा नाच नचाया गया, वो बता रहे हैं कि वो हो गया। आए दिन छिनतैती डकैती यहाँ हो रही है, आए दिन छिनैती डकैती यहाँ हो रही है। कैसे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रही है? करके मैं क्या करके जवाब ले लूं। दो मुद्दे जो बार बार पूछे गए, एक रोजगार और खास तौर पर सरकारी रोजगार, उसके लिए सरकारों ने क्या किया, वो एक सवाल आया। और दूसरा, क्या अपराध पूर्णतः समाप्त हो गए जब आप अपराध पर कमी की बात करते हैं? अपराध पूर्णतः समाप्त हो गई, ये सवाल तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि आप जब से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपराधी कहाँ है हमने खुद नहीं सुना कभी कि अपराधी दिख कहाँ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि रोज छिनैती डकैती यहाँ हो रही है और मऊ में ये चीज देखी जा रही है। आप कोतवाली यहीं बगल में है, और आप एक बार अपनी रिपोर्ट निकलवा के देख लीजिए और वहां पे पूछ लीजिए कि कितनी छिनौती डकैती हुई मऊ में, मऊ क्या पूरे प्रदेश में। और हमारे योगी जी की सरकार में जो अपराधियों का हाल है, वो अभी मैं नाम नहीं ले सक रहा हूँ, लेकिन वो अगल बगल हमारे जिलों में बहुत है। हाँ, कल हमने सुना था कि कल कोई मुखिया आए थे, उनके रैली में लाल टोपी लगा के उन्हीं का मंच पे पता नहीं कहाँ चढ़ के तोड़ना फोड़ना हुआ था। हमें ये नहीं पता कि वो किस पार्टी के थे, लेकिन वो थे नहीं हमारे पार्टी। तस्वीरें देखी लेकिन पार्टी नहीं पता, इतनी समझदारी। हाँ, अरे गुरु आप लोग होते हैं, हम लोग तो बस अपराध की बात कर रहे हैं। अपराधी कहाँ है इसमें पता नहीं है। वो अभी निरहुआ ने गाना गाया था कि यूपी से गायब भैल सुरमा गजोधर घूस बिलिया में सांप के पीछे गुजर। कहाँ ये है लो, अभी खत्म, दुकान बंद है। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है कहीं, ये इनकी दुकान खतरे में है कि को सीट मिलेगी नहीं, शटर अब गिर जाएगा। अब करूं तो क्या करूं, ये कालिया किधर जाएगा, अब कहाँ के होंगे। इसलिए इनका संविधान खतरे में है। बेरोजगार हो गए हैं। सरकार थी, आज भाई साहब दावे के साथ कह सकता हूं, यूपी का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ऐसा नहीं है, चुप रहो यार, कोई मंत्री नहीं है जो गुंडा माफिया को अपने गाड़ी में घुमा दे। और समाजवादी सरकार में लाल बत्ती में बैठ के गुंडे घुमा करते थे। आज मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो तथाकथित ईमानदार बनता था, वो भी जेल के सलाखों में गया। इससे बढ़िया प्रमाण आपको क्या चाहिए? एक भी बता दीजिए मोदी जी का कोई सदस्य कहीं जेल में हो, किसी पर कोई अपराध हो। पहले टीवी चैनल आपका खोलिए तो भ्रष्टाचार, अपराध, यहाँ डकैती, यहाँ लूट, यहाँ खसोट, यहाँ बलात्कार, यही टीवी चैनल का 17 के पहले यूपी में और 14 के पहले पूरे देश में तमाशा था। ये इस पर जवाब। हाँ बिल्कुल। पहला सवाल उनका था कि 2 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं तो बेरोजगार क्यों नहीं बढ़ेंगे। उनको पता होना चाहिए कि 2 करोड़ से अधिक लोग इसी कोरोना में मर गए। तो 10 साल इनका शासन था, 10 साल में 20 करोड़ तो ऐसे ही मर गए। अगर 20 करोड़ पैदा हुए तो 20 करोड़ मर गए। लेकिन इनका जवाब देखिए कि जब हम रोजगार की बात करेंगे तो इमरान की बात करेंगे, हम रोटी की बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे। एक भाई साहब हैं, 25 साल से टिकट मांगते मांगते थक गए, हर बार ठोकर खा के गिरते रहे और इस बार भी नहीं मिला तो बेचारे निराश से नाराज थे और फिर जो है कि गाना गा रहे हैं। तीसरी बात, ये जो गुंडा माफिया की बात हो रही है, जब मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में खुद अमित शाह के बगल में खुद गुंडा बैठेगा, माफिया बैठेगा जाकर के, तो गुंडागर्दी कहां से होगी? हमारी सरकार में तो गुंडा अखिलेश के नेताजी के बगल में नहीं बैठता था। इनकी सरकार में गुंडा हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, जबरदस्ती उसको इंजेक्शन लगा के जेल भेजा जा रहा है, जेल से फिर वापस बुलाया जा रहा है, अगर मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, मेरी मशीन में जाओ। सुनिए एक मिनट। और ये केवल मुसलमान को टारगेट करते हैं। देखिए मैं साफ बात कर रहा हूँ, ये मुसलमान को, 2 मुसलमानों को मार दिया इन्होंने, 2 मुसलमानों को मार दिया तो ये समझे कि सारे देश के गुंडा खत्म हो गए। ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, किसको गिनाऊं? 45 हैं जिसपे 150 मुकदमा है और जेल से बाहर हैं और मस्ती से घूम रहे हैं और कभी कभी हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आती इन लोगों को कहने में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। घोसी लोकसभा के प्रत्याशी जो भाजपा ने उतारा है, हम खुद भाजपाई थे। हम एनडीए ने, भाजपा में तो यहाँ प्रत्याशी नहीं है। हम चिन्ह हम आज तक, सुनिए, कल्पना, सुनिए एक मिनट रुक जाइए। मैं कल्पना, हम जात के ब्राह्मण हैं, कांग्रेस के बाद, कल्पना के जाने के बाद मैंने सिर्फ भाजपा को वोट दिया है।
दल बदलू से हम परेशान हैं। 100 ब्राह्मणों के यहाँ मैं फोन किया हूँ, ब्राह्मण सस्पेंस में हैं कि मैं राजू राय को वोट दूं कि छड़ी को वोट दूं। दूसरी बात है, हम बिजली से परेशान हैं। बिजली 24 घंटा आती है। हाँ जो भी, हाँ सुनिए पहले, 24 घंटा मऊ में बिजली रहती है, लाइट रहती है। हम लोग को देहातों में जाड़े में लाइट की कोई जरूरत नहीं है, उसका भी पैसा हम लोग देते हैं। अभी पता नहीं कौन ऑफर वे लोग कराए हैं मऊ में, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो बिजली नहीं, लाइट अंधेरे में रहेगा। मैं भाजपा का वोटर था, लेकिन इस बार मैं नाखुश हूँ कि महंगाई सचमुच बढ़ गई है। भाजपा वाले माने या न माने, मैं खुद वोट देता था, लेकिन इस बार ब्राह्मण जो है कि मन बना रहा है कि चुनाव के दिन कि राजीव राव को वोट दिया जाए कि भाजपा को वोट दिया। आप बोलते हाँ। अरे शांति मनाओ, शांति। अरे 4 तारीख दूर हो, अरे शांति 4 तारीख दूर है भाई। हाँ, एक बात सभी लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक ना। एक तरफ कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों का और ये जो रेहड़ी पटरी के हमारे छोटे भाई काम करते हैं, छोटा ये अपने मजदूर साथी, ये मिस्त्री कारगर, जितने भी अपने छोटे छोटे रोजगार काम करते हैं हम लोग, इनकी आप तरह का व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, इनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और महंगाई बढ़ गई है। तो ये कैसे संभव है भैया कि हम बेरोजगार, क्या कहते हैं, ये महंगाई भी बढ़ रही है और हम आपका आमदनी भी नहीं बढ़ा पाए? तो ये एक कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है संभव? क्या कभी नहीं हो सकता है। और एक बात इस सवाल में पूछना चाहता हूँ कि ये मुश्किल से 30-35 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और पता नहीं किसको पीएम बनाएंगे। ये मेरा सवाल बता दें ये लोग। अब ये वाला जो एक सवाल आ जाता है गठबंधन पे घूम घूम के कि नेता कौन, वो तो एक चेहरे की बात कर देते हैं, एक चेहरे पर आगे आ जाते हैं। उनसे ये पूछिए कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ तो इनका चेहरा कौन था, अब मुख्यमंत्री कौन बना? सुपवा चलनियो हसु जिम्मे 72-6, ये क्या हमसे बात करेंगे जो न इनकी नीत है, न कोई नियत है, न कोई कार्यक्रम है। ये तो इस देश को गुमराह किए, झूठ बोला। इतना बादशाह को झूठा नहीं होना चाहिए, अगर झूठा है तो बादशाह नहीं है। ये बताइए कि इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इनके एमपीओ ने, उन्होंने घोषणा किया था कि 5 हमारा एक सांसद गोद लेगा गांव को। उन गांव में जाइए जो गोद लिया गया था, क्या उसका आज हंस रहे, वो बदहाली का आंसू बहा रहा है। तो इनकी बातों की, इनकी भरोसे पर मत आइए। एक अच्छी सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनने जा रही है, वो ऐसी सरकार होगी कि जिन्होंने इस देश को अपना लहू परिवार दिया हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे समाजवादियों ने हो, लहू दे करके इस देश को इनके प्रधानमंत्री कहते, इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश को हम चलाने के अपना एक लहू दूंगा। ये कहते मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और लेके चला जाओ। तो फकीर इस बार, ऐसी फकीरी की आवश्यकता नहीं है। ये देश में विकास की बात होनी चाहिए। क्या बुरा कर लोगे तुम? तो ये देखिए सामने कैमरा घुमाई, देखिए गुंडाई है, यही गुंडाई है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आराम से आपकी बात आराम से सुना। देखिए यह तानाशाही सरकार है, और इनके सांसद भरत सिंह जिन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी, ये ध्वनि मत में मैं वापस बोल रहा हूँ, आराम से, ऐसे बात नहीं आ पाएगी ना। यही मैं बताने का प्रयास कर रहे थे मेरे भैया, इसी प्रकार के गुंडे हैं, इन्हीं गुंडे क्यों इतना आवे? एक सेकंड भाई, ऐसे डिबेट होता है?
क्या है ना, होता क्या है हम बताते हैं, हम आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। होता क्या है ना साहब, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जहां हिस्ट्री सीटर गुंडा मवाली ज्यादा रहेंगे, चाहे कहीं भी बैठा देंगे, इसी तरह से डिबेट को खराब कर देंगे, न बात सुनेंगे न बात सुनने देंगे। सच्चाई यही है। मैं आ रहा हूँ। शांति रहा। देखिए ऐसा है, यह लोग तानाशाही वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और संसद में इनके ही सांसद भरत सिंह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जनता सवाल कर रही है, जनता सवाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्वयं कहता है कि जनता सवाल कर रही है, जमीन पर कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है प्रधानमंत्री जी, और उनका टिकट काट दिया गया। भरत सिंह का टिकट काट दिया गया इसलिए कि वह भारतीय जनता पार्टी में थे, सांसद थे, और टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया गया कि वह सच्चाई बयान कर रहे थे। वह कह रहे थे कि धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं हुआ है प्रधानमंत्री जी, और उनका टिकट काटकर यह साबित कर दिया गया कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सही बोलने वालों के साथ कार्रवाई करती है और दबाने का काम करती है। या पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंडियन आर्मी का जवान हूं, जो कि 30 साल नौकरी करके, और प्लीज कीप क्वाइट, आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए। 30 साल नौकरी करके किसी दिन ये होता है ना, 44-46 डिग्री का सूरज जब ना आए, हवा अच्छी चले तो इतना जोश आ जाता है। अच्छी बात है, लेकिन 30 साल नौकरी करके मैं इंडियन आर्मी से ऑनरी कैप्टन से रिटायर आया हूँ, और मेरा पूरा खानदान फौजी है। मेरा बेटा भी इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर है, जो कि आज मेजर रैंक पर है। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में जितनी मेरी एज है, 58 ईयर ऑफ एज, उत्तर प्रदेश का प्रशासन जितना बढ़िया आज है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पहली चीज, ठीक है। रह गई बात देश की, तो देश में जो आज शासन है, चाहे कुछ भी है, बेरोजगार 140 करोड़ जनता है, तो हर कोई जो है IAS बनेगा नहीं। लेकिन मैं जहां तक जितनी मुझे जानकारी है, इस बार का जो IAS बैच हुआ उसमें 50 लड़के जो है मुस्लिम हमारे सेलेक्ट हुए हैं। ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान। प्लीज आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप जैसे बच्चे मैंने हमारे घर में 50 हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अग्निवीर की कहानी नहीं पता। अग्निवीर है क्या? अग्निवीर आपको दुनिया के बारे में नहीं पता है। अग्निवीर का आज चाइना में हर बच्चा फौजी है। क्यों है फौजी? क्योंकि कंपलसरी 5 ईयर ऑफ सर्विस है, जो कि आज देश को जरूरत होगी तो हर बच्चा बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ेगा, इसलिए अग्निवीर है, इसलिए अग्निवीर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर दूसरा, जहां तक प्रशासन की देश की बात है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जो कि हमारे देश को आज कहां लेके गया है। कौन है जो धारा 370 खत्म कर सकता था? किसी माई के लाल में, किसी भी नेता में ताकत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर दूसरा, कोई देश के अंदर कोई नेता नहीं है जो कि पुलवामा अटैक में पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो है अटैक करता, कोई नहीं है करने वाला, ठीक है। तो हम लोगों के लिए सबसे पहले है देश, उसके बाद है प्रदेश, उसके बाद है हमारा परिवार। इन्होंने डिफेंस की सारी बातों को रखा है, और ये एक बात कहे हैं कि कोई नेता नहीं है। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जब भारत के रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने फैसला किया कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं सरहदों पे, चाहे लड़ाई में, तो उनकी टोपी नहीं, अर्थी उनकी घर जाएगी, और प्रति सेना के सैनिक को 20 लाख रुपया दिया जाएगा शहीद होने पे। और वही मुलायम सिंह यादव जब सियाचिन पे गए तो देखे कि विरोधी जो है गोले बरसा रहे हैं, तो नेताजी ने कहा कि आप क्या देख रहे हो, उसके सीने पे चढ़ करके जो है तुम भी वार करो, गोली बरसाने का काम करो। तो मुलायम सिंह जैसा नेता इस देश में कोई नहीं हुआ रक्षा के मामले में, जिन्होंने काम करके हिंदुस्तान की जनता को और हिंदुस्तान की आर्मी को उन्होंने दिखाने का काम किया कि कैसे सेना में काम किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा वापस, मौन प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री की बात को नहीं सुनते थे, वो ये कई परिवार की बात सुनते थे, गांधी परिवार के। गांधी परिवार चूंकि यहाँ से था नहीं, अभी देश में कोरोना आया था, वो अपने मायके चली गई थी। देश में जब भी कोई संकट आया है तो लोग देश छोड़ के भाग गए हैं। ये मुलायम सिंह की बात करें, मुलायम सिंह के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बात करें। बंधु शांति। मुलायम सिंह
प्रदेश का पैसा लूट करके केवल सफाई में ले गए। अभी मेरे आर्मी के सम्मानित जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, पूरा समय अपना बर्बाद किया, पूरा उनका परिवार उसमें रहा है, फक्र के साथ कह रहे थे कि पहली बार कोई देश का इस प्रकार का प्रधानमंत्री हुआ, पहली बार कोई हुआ। एक को छोड़कर आप अपने हिस्से का ही सुन पाए। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी के बाद कोई दूसरा, तो दूसरा बिल्कुल बिल्कुल तो दोहराना चाहिए ना। आप अपने नेताओं की ही बात को, उनके ही आदर्श को दबा दे रहे हैं। लोहिया जी लाल टोपी पहन के गुंडा ही करते थे। लाल टोपी का अर्थ आज खूनी टोपी हो गई है। अब वो लोहिया की लाल टोपी नहीं है। अब आप फिर आप भाजपा के हमारे दोस्त ने कहा है कि नेताजी हिंदुस्तान अरे उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं थी उस सफाई लेके चले जाते थे। नेताजी सारे सांसद सारे विधायकों से कहते थे कि जिस सोच का मैं हूं, मैं एक गरीब परिवार से आकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा हूं, तो जैसे मैं अपने गांव को चमका रहा हूं, उस तरह अगर आप भी अपने गांव को चमकाओगे तो देश और उत्तर प्रदेश आगे जाएगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने साथी हैं, ये कोई नहीं बता सकता कि प्रधानमंत्री का घर और गांव कौन है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता बता सकती है कि मुलायम सिंह का घर कहां पे है, कहां निवास करते थे और कहां से उन्होंने उठ करके संघर्ष करके भारत की राजनीति में आए। 125 करोड़। देखिए अभी अभी मेरे भाई ने जो कहा उसको मैं सिरे से खारिज करती हूँ। प्रधानमंत्री का पूरा भारतवर्ष उनका घर है, वसुधैव कुटुंबकम को हम धारण करते हैं। उन्होंने जो भी काम किया है सबके लिए किया है, किसी विशेष जाति के लिए नहीं किया, किसी धर्म के लिए नहीं किया है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका कल्याण उन्होंने किया है। तो अगर व्यक्तिगत रूप से अगर विकास करना हो तो फिर वो नेता कैसा? नेता तो वही ना जो सर्वांगीण विकास करे। वो सबका विकास कर रहे हैं बस विकास। और अभी एक भाई ने पूछा कि विकास कहाँ है? जहाँ जिन सड़कों पे आप चल रहे हैं वो विकास नहीं है। अभी एक हमारे बड़े भ्राता जी कह रहे थे कि बिजली, आप जरा यहाँ की आम जनता से पूछिए कि बिजली कैसे मिला करती थी। बिजली आती थी और बस जब तक आप ऑन करिए बिजली चली जाती थी। आज हम लोग ये भूल चुके हैं कि इन्वर्टर कहाँ है। कभी कभार जरूरत पड़ रही है। बिजली की बात कर रहे हैं आप, रास्ते की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे सुविधाओं की बात कर रहे हैं। मऊ को ही छोड़ दीजिए, पूरे भारत को आप देख लीजिए ना कहाँ से कहाँ गए। लखनऊ में कोई बीमार पड़ जाए मऊ में, लखनऊ ले जाने में 8 घंटे 9 घंटे लगते थे। आपके हाथ में था ना, सत्ता थी ना, शासन थी। क्या किया आपने? क्यों समय की देन है? आज वो बन गया, आप 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। जो काम उनके टाइम पीरियड में नहीं हुआ वो उनकी देन है। और जो विकास दिख रहा है वो उस विकास को देखना ही नहीं चाहते हैं। इनके चश्मे का नंबर बदल गया। अभी भाई साहब बता रहे थे कि मुलायम सिंह ने कहा कि जैसा मैं अपने गांव को चमका रहा हूँ। उसमें एक सवाल मैं भी जोड़ लेता हूँ, एक सवाल जोड़ लेता हूँ। वो एक जिक्र उठाया था और वो बात रह गई कि सभी सांसदों को एक गांव गोद लेने थे। चलिए अपने अपने गांवों की बात हो रही है, तो क्या उन गांवों की, और ये सच्चाई है साहब कि वो सूरत नहीं बदली जो शायद गोद लेते समय एक परिकल्पना हम लोगों ने भी की थी कि गांव शायद बदल जाएंगे, वो मॉडल गांव हो जाएंगे, वो इस देश के आदर्श गांव हो जाएंगे। जो काम आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए डबल इंजन की सरकार कर रही है, यह काम 70 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने देश को लूटा। अंग्रेजों ने भी देश की सोने की चिड़िया को लूटा, लेकिन उतना नहीं लूटा जितना इंडिया परिवार के लोगों ने लूटा। अभी कह रहे हैं कि नेताजी ने ये कहा था तो उन्होंने अपना गांव चमका दिया। नेताजी ने क्या किया मैं बता रहा हूं। मेरे गांव के अनपढ़ गंवार आदमी नजरू यादव जी है, मैं उनकी बात बता रहा हूं। मैं कहा कि आपके तो इस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने क्या कहा कि अरे बाबू अपने समाज का तो हुए हाल है क्या है कि कुल हिरन के लूट लहला समाजवाद की मेला में आ घर भर मंत्री बन गई बाकी हिर तबेला में घरवा मंत्री बन गए भल। ये नेताजी के सिखौला। क्या ये परिवारवाद का जो आरोप है घूम फिर के आ ही जाता है। फिर लोकसभाओं की संख्या उन्होंने गिनाई नहीं, वरना वो भी गिना देते। उस आरोपों पर क्या कहते हैं? ये हमारा जो परिवारवाद है संघर्षों का परिवारवाद है और इनका सत्ता का परिवारवाद है। और ये कभी नहीं बुनियादी बात पे ये अपना पक्ष रखते हैं। ये जब भी बात रखेंगे इधर उधर की बात रखेंगे। इन्हीं का एक बलबोड़ा यहाँ मंत्री है और मैं भी अब उसी की जो बोले मैं उसी पे आ रहा हूं। वह अपने भाषण में कहा कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। उन्होंने कहा गब्बर की भाषा में। तो ऐसे लोगों को तो इन्होंने पाल के रखे हुए हैं।
और रही उत्तर प्रदेश की, वो रही उत्तर प्रदेश की जो विकास की बात हमारी बहन ने कहा है, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश जी यादव के कार्यकाल में 12 से 17 के अंदर जो विकास हुआ वो जनता के दिलों में आज भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज इकाना स्टेडियम है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जो डायर 100 है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ये लोग बनाए, हमारी चीजों को फीता काटते हैं। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे जाइए, लखनऊ टू आगरा, उसकी फिनिशिंग देखिए, उसका आप डिजाइन देखिए। आप आए होंगे तो लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस डिजाइन देख लीजिए कि कितना इन्होंने कटौती किया। पूर्वांचल पिछड़ा था और इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को और पिछड़ा कर दिया। यही इनकी सोच है, विकासवादी जो सोच है वो सोच समाजवादियों की और इंडिया गठबंधन की जो दिखाई देता। ये एक बता दें, 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, एक जनहित की उपलब्धि बता दें। मैंने तो अपनी उपलब्धि बनाया, गीताया जनेश्वर मिश्रा पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में देने का काम किया। ये अपने कार्यकाल की एक उपलब्धि गिना दें। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो आलोक भवन बना है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इन्होंने, कोई आपत्ति नहीं है, वो देश के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी के ये लोग मानने वाले लोग हैं, राम के मानने वाले। ये बताइए कि राम के जमाने में कोई भूखा सोता था? जो ये कह रहे हैं कि गठबंधन इंडिया गठबंधन और जो फुल सिक्योरिटी बिल आई थी वो कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, और उस समय 40 करोड़ लोग अनाज पे थे, आज 80 करोड़ हो गए हैं। तो ये उपलब्धि है कि गिरावट है? मैं पूछना चाहता हूं इनसे। अब मैं वहां से जी देखा 2014 में राजीव राज चुनाव लड़े थे, यहाँ लड़े थे ना, बनारस से और गोरखपुर तक समाजवादी का बोर्ड लगा था कि यह रोड हमारी नहीं है, भारत सरकार की है। उस समय सरकार भारत सरकार थी कांग्रेस की। आज ये लोग दोनों लोग यही विकास ये लोग किए थे 2014 से पहले। तमाम बोर्ड यहाँ से वहां तक लगा था कि ये हमारी रोड नहीं है, भारत सरकार की रोड है। वो तो यही विकास इनका 2014 के पहले। आज विकास देश का, ये रोड बन गई 4 लेन, 6 लेन बन गई, तो पता नहीं चल रहा इन लोगों को विकास हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, बहुत देर से आप भी सुन रहे थे, क्या समझ आया? तो कितने खुश हुए आपके पास आया तो? बहुत खुश हुए। आपका सवाल क्या है? सवाल मैं बोला इतनी देर से आप सबको सुन रहे थे, क्या समझ आया, कौन सही कौन गलत? अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, यही तो समझ में आया इतनी देर में। कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई राजीव राज जिंदाबाद बोल रहा है। ठीक है भाई, जो सरकार रहे अच्छा काम करे। कोई किसानों की बात कर रहा था, हम तो किसान आदमी हैं, छोटा मोटा बिजनेस है। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, और एमएसपी चाहिए गेहूं पे 30 रुपया। हाँ, एमएसपी चाहिए 30 रुपया। सन 2014 में किसी चीज का रेट क्या था, आज की डेट पे उसका रेट क्या है? जमीनों के भाव से उठा लीजिए, किसी भी चीज से आप उठा लीजिए। अगर गेहूं 30 रुपए में सरकार खरीदेगी, अब 2 रुपए में उसकी उम्मीद करेंगे? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी सरकार अच्छा काम करेगी, एमएसपी तो इसके पहले जो भी गवर्नमेंट लाई अच्छा लाई, किसानों को लाभ भी हुआ उससे, और हम किसान आंदोलन के साथ भी थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये अच्छा काम नहीं है। हर चीज पे किसी भी देश की कोई सरकार एमएसपी नहीं दे सकती। बस ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि एक चर्चा को हर जगह एक जगह विराम देना होता है। आप दोनों पर मैं सबसे आखिर में आऊंगा, मैं एक एक करके सबके पास आने की कोशिश करता हूं, लेकिन सवाल एक ही है। आरोप प्रत्यारोप अभी बहुत हुए, वो अंत के लिए छोड़ दे रहा हूं। एक एक लाइन में अपना सबसे बड़ा मुद्दा वो क्या है, वो एक लाइन में होगा, एक लाइन से बड़ा होगा, मैं माइक आके ले जाऊंगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहीं की जगह बता रहा हूँ, अगर अंदर बैंक के अंदर जाना है तो आपको बाइक पे मतलब बार बार आके देखना पड़ेगा, नहीं तो जमा करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि चोरी जब से मोदी सरकार आई तब से बंद हो गई। ठीक है, ये बताइए लखनऊ में डीआरडीओ हेलीकॉप्टर ही गायब हो गया। ये तो जिम्मेदारी अभी अखिलेश करा था, तो कहते हैं अखिलेश गायब करा दिए। कौन जवाब देगा इनका? चुप हो जाएंगे ये लोग। आप बोलना चाह रहे हैं? 2014 के बाद ये लोग बहुत अपने आप को बता रहे हैं कि बहुत 2014 के बाद ये हो गया वो हो गया। 2014 के पहले भारत गुलाम था, आजाद नहीं था। 2014 के बाद आजाद हुआ है। 2014 के पहले राशन नहीं बढ़ता था, 2014 के बाद बढ़ रहा है। नौकरी रोजगार ये सब कुछ है, ये नहीं खाली जुमला, राशन, भाषण, मंदिर, मस्जिद, बस। आप भैया जो है ये राशन मार्केट में ले आए देने के लिए,
उस पर जनता को झिला रहा है। तेल कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई, 50 किलो बोरी की खाद थी 45 किलो हो गई, 10 किलो खाद कहाँ चली गई। अब जो है इन लोगों की जनता जो है नाकामी समझ गई है, जनता इन लोगों को सबक सिखाने वाली है। ये लोग जनता ही से आए थे, जनता इन लोगों की विदाई करेगी। भाई साहब सरकारें करें, हम रोजगार देते हैं। बात तो नौकरी किए थे, नौकरी दिए नहीं, रोजगार हो गया ठेके का। रोजगार तो हम लोग ट्रक मालिक देते हैं, एक गाड़ी पर 10 रोजगार देते हैं, ड्राइवर, खलासी, मजदूरा से उतरवाई और लदवाई, ट्रांसपोर्टिंग। तो रोजगार तो हम लोग दे रहे हैं, सरकार कौन रोजगार दे रही है। सरकार रोजगार नहीं देगी, केवल जुमला थमाएगी। जनता समझ चुकी है, राजू राय बम्पर वोटों से जीत रहे हैं और सरकार केंद्र में हमारी बन रही है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ घोसी लोकसभा में न तो कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बढ़िया मिला, न तो कोई विश्वविद्यालय मिला, न तो कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिला। आज की डेट में घोसी, अरे आज भी अर्धनिर्मित है, आज भी अर्धनिर्मित है, वो आपका दिया हुआ नहीं है। महंगाई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, यहाँ घोसी में इधर 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। हल्ला शुरू कर दे आप। हमारी घोसी लोकसभा में असमय नवसृजित यह जिला था, आदरणीय कल्पनाथ राय जी का, वह नवसृजित था। और उसके बाद कोई भी इस 10 सालों में जो भी कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाया जिससे जनता की कोई भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। और भाई साहब ने कहा कि वाद में नहीं फंसना है ना, एमएसपी पर बात करूंगा। हाँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला हूँ कि कल्पनाथ राय के बाद मऊ में विकास एक ईंटा भी कोई पार्टी नहीं रखा। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं वोटर हूँ, वो नहीं रखा। हाँ, इसके बाद AK शर्मा आए हैं, तो ओवरब्रिज जो बन रहा है उन्हीं की देन है। ओवरब्रिज बन रहा है, विकास हो रहा है इस भाजपा से, लेकिन विकास हो रहा है, वो वहां से वहां विकास हो रहा है। 58 बरस मेरा उम्र हुआ, मऊ में अगर कोई विकास किया है तो AK शर्मा किया है। हाँ, इसमें सामान्य वर्ग के लिए मैं मोदी जी से चाहूंगा, मोदी जी से चाहूंगा कि सामान्य वर्ग परेशान है, इसमें या तो गरीब कभी अमीर बन जाएगा, अमीर और अमीर बनेगा। नाम क्या है? कुलदीप मिश्रा। कुलदीप जी, आप बढ़िया कर रहे हैं। आधी लाइन के बाद वहां से ताली बजवा देते हैं, आधी लाइन के बाद यहाँ से ताली बजवा। हाँ, जो है सामान्य वर्ग के लिए कुछ मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मऊ में वृद्धा आश्रम बने, क्योंकि उम्र मेरी 58 बरस होने जा रही है। इस जमाने की पतों जो है ससुर को खिलाना नहीं चाहती हैं। मैं चाहूंगा कि हर जिला में एक वृद्धा आश्रम बने, जो वृद्धा आश्रम में जाकर अपना गुजारा करें। सही बात है, कुलदीप जी ने कहा वृद्धा आश्रम पर। सच्चाई ये है कि इस बार जो घोसी लोकसभा का चुनाव है, अपने मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। नौजवान आशा में है कि सरकार बदलेगी, रोजगार मिलेगा। वृद्ध लोग इसलिए परेशान हैं कि सही बात है कि पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन योजना है, उसको बहाल होनी चाहिए, जो कांग्रेस ने लागू किया था। क्योंकि जब लड़के आजकल के उसी को इज्जत करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं जब पेंशन बहाल रहती है। तो हर लोग इस बार घोसी लोकसभा में, हर सर्व समाज के लोग अपने मुद्दे पर, अपने विषय पर वोट कर रहे हैं। नौजवान अपने मुद्दे पर, किसान अपने मुद्दे पर। यहाँ का मुद्दा सिर्फ ये है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय का जो रुका हुआ विकास है, जो कल्पनाथ राय ने यहाँ विकास की जो छड़ी जो चलाई थी, यहाँ जब बोल देंगे वो बड़े खुश हो जाएंगे। वो नहीं, उनका तो मुद्दा है। देखिए, वो तो लोग पकड़ते हैं। सुनिए, मैं नहीं उस पर उस पर भी आ जाइए। नहीं, मैं बताऊं, वह लोग जैसे गुजरात में चुनाव हो रहा था, हमारे नेता नहीं वहां चला जाता है। अभी आप मुद्दे पर बता रहे हैं। लोकल मुद्दा, जो यहाँ विकास का मुद्दा है, लोकल मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और राजीव राय जी लोकल मुद्दे पर सर्व समाज का वोट पाकर चुनाव जीत रहे हैं। हमको लग रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल वो दंगा फसाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, न कि वो विकास की बात करते हैं, न शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की बात करते हैं। और जनता इनसे त्रस्त हो गई है। आने वाली 1 तारीख को साइकिल को वोट देकर इन लोग को भगाने का काम। घोसी में उसी तरह का विकास होगा जब ये लोग छड़ी पे वोट देंगे। तो जैसे जहुराबाद में हुआ है, माननीय विधायक जी किए हैं और उन्हीं के लिए ये लोग परेशान हैं। तो जितना उनको, हाँ देख रहा हूँ, यही चले सलामतपुर से लेकर के अभी भाई साहब कह रहे
जवानों पर पुलवामा में जो वोट लिए हैं, पुलवामा में नौजवान मारे गए हैं। सतपाल मलिक बोल रहे हैं, उनके गवर्नर थे, वो कहते थे कि बताइए प्रधानमंत्री जी तो उनको चुप करा देते हैं और पुलवामा के नाम पर वोट लेते हैं। बताइए, यही जहुराबाद में अभी भाई साहब बताए, वो मंत्री है वहाँ के, कौन सा विकास हुआ जहुराबाद में? बताइए, उनके लड़के लड़ रहे हैं यहाँ पर लड़के लाइन का। और आप थोड़ी देर से, मैं एक लाइन का मुद्दा ही पूछना चाहता, फिर मैं इधर सबसे पूछूंगा, क्या है आप लोगों का मुद्दा यह है कि इस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो कहीं पता नहीं है। दूरदर्शन केंद्र हमारा बंद है, जो हमारा वो किसान किसी भी संस्थान है उसकी वो प्रगति नहीं है। तो जो जिले को चाहिए, अगर इस जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज आ जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाए, लेकिन वह यहाँ नहीं है। चलिए अब यहाँ से अगर शुरू करें, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? देखिए भाई साहब, यहाँ बहुत कुछ बचा नहीं है हमारे जनपद के लिए। यहाँ सबसे बड़ी चीज अपराध थी। यहाँ का अपराधी जो है जान बचाने की भीख मांग रहा था, और उसको शुगर और बीपी जो है, इस सरकार का दबाव इस तरह बना, सरकार के का कंट्रोल इस तरह जेल पे था कि शुगर और बीपी की वजह से जो है अपना प्राण त्याग दिया। तो यहाँ जो है अपराध जो है हमारा मऊ मुक्त हो गया, प्रदेश मुक्त हो गया, और बहुत यहाँ विकास चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। घोसी लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं हमारी सरकार ने जो सर्वांगीण विकास के लिए, आप देख सकते हैं कि जो 6 लेन है, 4 लेन है, इससे केवल रोड नहीं बना है। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण हुई, उन लोगों की जमीन अधिग्रहण के साथ साथ उनको एक सहयोग राशि मिली, जो कि मुझे लगता है 4 गुना या 5 गुना होती है, जो कि वैल्यूएशन से, तो उनसे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। जहां तक विपक्षी कहते हैं, विवाद नहीं, मैंने अपना अपना मुद्दा बोला है। हाँ, पहली बार अपना अपना मुद्दा, डिबेट नहीं। जनपद मऊ में अभी इस समय कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। वर्तमान में हमारे जनपद में लगभग 2 कहते हैं मुद्दा बचा नहीं, मेरे को लगता है माइक आगे ले जाऊंगा। मुद्दा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो कि अभी मेरे भाई ने बताया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा अपराध का था, अपराध 7 सालों में एकदम खत्म हो गया है। अपराधी या तो बिल में घुस गए या तो जनपद से बाहर। बाकी हमारे जनपद में इस समय लगभग 2000 करोड़ की क्या योजनाएं चल रही हैं माननीय AK शर्मा के प्रयासों से। तो अब अभी हमारे पास क्या मुद्दा बचा है? अभी एक बड़े भाई ने बताया, नहीं, वो आखिरी में छोड़ रखा मैंने, पक्षों से एक जवाब आएगा। एक सवाल, अरे एक नेता छोड़ दिया ना मैंने जवाब के लिए। एक सवाल बताया से नहीं था ना, पक्ष से था, पक्ष जवाब दे देगा। हाँ, क्या मुद्दा जो यहाँ, अरे मैंने कहा आपके पक्ष से वो जवाब देंगे, मैंने बराबरी की बात कही है, सब नहीं देंगे। मुद्दा जो यहाँ विकास का था, उसको शर्मा जी पूरा कर रहे हैं। अगर किसी को दिखाई नहीं देता है तो चश्मा पहन के देख ले, चारों आप भी ऊपर कर दिए तो हम बोले हाँ देख ले। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज बन रहा है यही कसारा में, उसका काम भूमि पूजन का काम भी चालू हो गया, और जो ये मिल की जमीन जो खाली पड़ी थी वो फूड पार्क बनने जा रहा है। तो विकास हो रहा है, अब लोगों को ना दिखाई दे तो दिखाया नहीं जा सकता। मुद्दा हमारा मेडिकल कॉलेज था, जो कि अपने पथ पे अग्रसर है। हमारे राजकीय बुनियादी विद्यालय एक बगल में है, उसकी पूरी बिल्डिंग नहीं हो गई है। आप कभी अगर मौका मिले तो एक बार देखिएगा। और हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं बढ़ी, ब्लड बैंक की सुविधा बढ़ी है, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए सुविधाएं बढ़ी है, तो हमारे मुद्दे करीब करीब कंप्लीट है। हम मऊ का सर्वांगीण विकास चाहते थे। हम लोग यहाँ की बहुएं हैं, तो जब हम लोग शादी करके यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और आज हम विकास की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा विकास होगा। फिलहाल हमारे पास एक ही मुद्दा है कि हम भारत का राष्ट्र गौरव ऊंचा करें और भारत को राष्ट्र गुरु बनाएं। ये जो चुनाव हो रहा है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ घोसी लोकसभा का नहीं, आप ये देश का चुनाव है, यही आप बोलना रह गई जी। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का यहाँ विकास नहीं हुआ है, विकास हर जन का हुआ है, और खास तौर से हम महिलाएं आज सशक्त हुई हैं, और आपके बीच में बोलने का एक प्लेटफॉर्म भी हमारे मोदी सरकार में मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा था अंत क्यों, क्योंकि यहाँ से शुरू किया था चर्चा को, तो अंत यहाँ पर आना चाहिए। ढेर सारे आरोप, ढेर सारी बातें लगी, ये अंतिम कमेंट होगा कि सवालों का जवाब क्या है? जवाब अब क्या बताएं लोगों को, जब बात मानना ही नहीं है। जनता जवाब दे दी ना, यही जवाब है, और जनता आने वाली 1 तारीख को देगी, 4 तारीख को परिणाम आएगा, यही जवाब रहेगा, यही जवाब रहेगा। आज देश ही नहीं
दुनिया की मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि तीसरी बार फिर मोदी जी आ रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आज देश प्रगतिशील रास्ते पर अग्रसर है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करे मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, अब इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देने से पहले एक लाइन अपनी ओर से कहूंगा, और ये लाइन आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी है। हमारी बात ये है कि दोनों पक्षों ने अपने अपने हिस्से की बातें रखी, मुद्दे रखे और बखूबी रखे, लेकिन एक अपील जो मैं चाहूंगा कि अपील आप लोग सुने और आप लोग भी सुने, और वो अपील ये है कि खूब घरों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जब प्रचार करिएगा तो एक काम हमारा कर दीजिएगा, हमारा काम ये करिएगा, कहिएगा कि अमर उजाला वालों की बहस में हिस्सा लिया, बहस में खूब जोर से मुद्दे रखे, अपने अपने मुद्दे बता दीजिए, जनता सुन लेगी, किसका मुद्दा अच्छा है वो भी चुन लेगी। लेकिन आपको काम हमारा ये करना है कि लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। इस देश में जब 5 चरणों का चुनाव हो गया तो हमको देखा, और हमने भी ये देखा, कुछ चरणों में मतदान कम रहा, तो हम लोग भारत के लोग हैं, जब ट्रेन में बैठते हैं तो ये बोलते हैं कि ट्रेन धीरे से कवर कर लेगी। तो वैसे ही वो चुनाव का कम मतदान जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि 7वें चरण में कवर हो जाएगा। आप लोगों के सहयोग से ही होगा। तो जिन जिन घरों में अपने अपने हिस्से का प्रचार करने जाएं, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। इस अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। ताली बजा दी तो वादा मान रहा हूं, तो ये भी देखूंगा कि घोसी लोकसभा में मतदान प्रतिशत कितना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।